सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में स्वागत है। और ये लेक्चर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, कि ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन से संबंधित है। और एप्लीकेशन चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इनको 2 भागों में बांटा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग जो जनरल एप्लीकेशंस हैं, मॉलिक्यूल्स की संरचना से संबंधित, उनके स्ट्रक्चर को लेकर, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, पर्टिकुलरली जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनको कह सकते हैं अपन, प्रोटीन्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, और कुछ और एप्लीकेशंस हैं बायोलॉजिकल, उनके बारे में पार्ट 2 में अपन बात करेंगे। तो चलिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 1। अब जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पहले के लेक्चर में काफ़ी चीज़ें बेसिक्स जो हैं हम उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आईआर रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशन भी आप कह सकते हैं इनको, और इनकी जो एनर्जी है वो माइक्रोवेव से और रेडियो वेव से, रेडियो वेव्स की सबसे कम होती है, फिर माइक्रोवेव्स की ज़्यादा होती है, और आईआर की उनसे भी ज़्यादा 10⁴ जूल्स पर मोल होती है। और ये रेडिएशंस जब किसी मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगता है। इसलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अब जो आईआर रेडिएशंस हैं, उनकी अगर फ्रिक्वेंसी को देखें अपन, तो वो आप देखते होंगे सामने जैसा दिखाया गया है कि 33 सेंटीमीटर इनवर्स से लगभग 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक इसकी रेंज होती है। अब ये जो सेंटीमीटर इनवर्स है, एक्चुअली ये वेव नंबर है ना। और आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी 1/वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, या वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको अपन दूसरे रूप में कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। हालांकि वेव नंबर ही सही टर्म है जो अपन को यूज करना चाहिए, परंतु फ्रीक्वेंसी जो शब्द है वो उपयोग में होता आ रहा है। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फ्रीक्वेंसी है वो सेंटीमीटर इनवर्स या वेव नंबर की इकाई में लिखी जाती है। तो हालांकि मिसनॉमर है ये, परंतु पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली ये चला आ रहा है। तो आईआर का जो रेंज है 33 to 13,000, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। नियर आईआर 4,000 से 13,000 तक का, फिर मिड आईआर रीजन 4,000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स का, और फार आईआर रीजन होता है 400 से 33, 400 to 33 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसमें जो सबसे काम का रीजन होता है, क्षेत्र होता है आईआर रेंज में, वो होता है 400 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अपन इसी के एप्लीकेशंस पे ज़्यादा बात करेंगे। अब इसको कहा जाता है मिड आईआर रीजन। तो मिड आईआर रीजन जो होता है, आईआर रेडिएशंस का जो क्षेत्र होता है, वो 400 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का होता है। और इसको भी कई भागों में बांटा गया है। आप देखिए, 4,000 से 2,500 सेंटीमीटर इनवर्स, 2,500 टू 2,000, 2,000 टू 1,500, और 1,500 टू 600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो हिस्सा है वो 4,000 से 2,500 सेंटीमीटर इनवर्स तक है। और इसमें जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं एक्स एच स्ट्रेचिंग रीजन के, मतलब चाहे NH हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे OH, तो इनके जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी लगभग इसी रेंज में आती है, 2,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। दूसरा आप देखिए, 2,000 सेंटीमीटर इनवर्स से 2,500, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आती है, N ट्रिपल बॉन्ड N आती है। तो ये कहलाता है 2,000 से 2,500 सेंटीमीटर इनवर्स तक का क्षेत्र। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 2,000 से 1,500 सेंटीमीटर इनवर्स, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड N, ये रीजन कहलाता है। और 1,500 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो क्षेत्र होता है वो फिंगर
प्रिंट रीजन कहलाता है। क्यों कहते हैं इसको फिंगरप्रिंट रीजन? उसका एक कारण है, और कारण ये है कि ये जो रीजन होता है 600 सेंटीमीटर से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक का, इसमें बहुत सारे जो आईआर बैंड्स हैं, बहुत सारे वाइब्रेशंस हैं, सीओ के, सीसी के, सीएन के, और जो सिंगल बॉन्ड है उनके जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, कार्बन हाइड्रोजन है उनके बेंडिंग वाइब्रेशन है, सारे के सारे वाइब्रेशन 600 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्शन शो करते हैं। इसलिए इसको फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे वाइब्रेशन होते हैं, तो किसी भी आईआर स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे अगर, तो 600 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक आपको बहुत सारे बहुत सारे जो वाइब्रेशंस हैं या बैंड्स हैं, वो आपको उसमें दिखते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मॉलिक्यूल के, इसीलिए इसको फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। अब जो बैंड्स होते हैं या पीक्स होती हैं आईआर स्पेक्ट्रा में, वो मास पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे टेबल में देखिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है अगर, तो लगभग 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे शो करती है एब्जॉर्शन। परंतु अगर हाइड्रोजन के बदले हम ड्यूटीरियम ले लें, सी ले लें, तो 2200 कम हो जाता है। फिर CO 1100 पे, CCl, Cl का और एटॉमिक वेट ज़्यादा है, इसलिए वो हो जाएगा 700 पे। इसी प्रकार C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये शो करती है लगभग 2143 पे सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्शन शो करती है, बैंड शो करती है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा 1715 पे, मतलब कम हो जाता है। सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में 1100 पे आ जाता है लगभग, तो ये और कम हो जाता है। तो ये जो सेंटीमीटर इनवर्स में या वेव नंबर में जो मान दिए गए हैं, ये लगभग टेंटेटिव हैं, आसपास हैं, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन हो सकता है इनके मान में। अब किसी भी आईआर स्पेक्ट्रा को एनालाइज करना, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को प्रिंसिपल के बाद उसका जो मुख्य उपयोग होता है कि जो कुछ भी पढ़ा है हमने थ्योरी में, उसका कहाँ पे और कैसे उपयोग किया जाए। तो सबसे पहले अपन किसी भी आईआर स्पेक्ट्रा को कैसे एनालाइज करें, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि स्पेक्ट्रम में सबसे जो शार्प बैंड है, मतलब सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्शन शो कर रहे हैं, वो अगर उसमें है, तो वो जो बैंड्स हैं, तो वो किसके कारण हो सकते हैं? वो हो सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कारण, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के कारण, OH ग्रुप के कारण, NH2 के कारण, C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब साइनाइड के कारण या नाइट्राइल के कारण, और NO2 के कारण। तो इसका कारण ये है कि ये बड़े हाईली पोलर ग्रुप्स होते हैं, ये पोलर ग्रुप्स होते हैं, और इस कारण अगर कोई फंक्शनल ग्रुप पोलर है, तो वो एब्जॉर्शन बहुत ज़्यादा शो करेगा। तो कोई भी अगर आपके आईआर स्पेक्ट्रा में जो दिया गया है, अगर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्शन बैंड्स आपको दिखते हैं, तो उसका मतलब है कि ये ग्रुप उसमें हो सकते हैं। परंतु अगर शार्प पीक्स नहीं है, अगर स्पेक्ट्रा में शार्प पीक्स आपको नहीं दिखती हैं, तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उसमें कार्बोनिल नहीं है, हाइड्रोक्सिल नहीं है, उसमें अमीन नहीं है, नाइट्राइल नहीं है, उसमें NO2 नहीं है। ये अंदाज अपन लगा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात जरूर है कि चूंकि पानी जो होता है वो H2O, वो कॉमन सॉल्वेंट होता है सभी का, इसलिए उसके जो OH के जो बैंड है, वो कंपाउंड में या जिसका आप स्पेक्ट्रा निकाल रहे हैं, वो लगभग पाया जाता है, तो उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैंड्स रहते ही है वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण। दूसरा, फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक बैंड जो हैं आईआर के जो वेव नंबर हैं, वो आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जैसे अगर कोई बैंड आपको 2800 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में है, तो आप समझिए कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेचिंग हो रही है। sp3ch का मतलब होता है sp3 हिब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन, जैसे एल्केन में होता है। sp2 अगर होगा तो 3000 से 3100, अगर sp हिब्रिडाइज होगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगी, तो CH स्ट्रेचिंग के कारण आपको 3300 पे सेंटीमीटर इनवर्स के पास बैंड दिखेगा। OH 3300, OH अगर कार्बोक्सिल ग्रुप में है तो भी वो 3000 के आसपास दिखेगा। अगर NH स्ट्रेचिंग है अमीन, तो भी वो 3300 के आसपास दिखेगा। यहाँ पे देखिए कि जहाँ भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व है,
चाहे O के साथ हो, चाहे N के साथ हो, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जो बैंड्स हैं बड़े ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। इसका ध्यान अपन को देना है। और अगर कार्बन हाइड्रोजन एल्डिहाइड में है, तो 2700 से 2800 सेंटीमीटर इनवर्स में आपको पीक मिलेगी या एब्जॉर्प्शन बैंड दिखेगा। फिर और कुछ दूसरे नंबर्स पे आते हैं हम लोग। जैसे अगर C डबल बॉन्ड C अलग है, तो 1640 से 1680 रेंज में आपको बैंड मिलेगा या पीक मिलेगी। अगर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मतलब होता है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटली प्रेजेंट है। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो अगर ऐसा है, तो आपको 1620 से 1640 के जो रेंज है सेंटीमीटर इनवर्स की, वहाँ बैंड दिखेगा। फिर अगर C डबल बॉन्ड C एरोमेटिक है, तो आपको 1600 पे बैंड दिखेगी। अगर C ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब साइनाइड है या नाइट्राइल है, तो आपको 2200 से ऊपर बैंड मिलेगी। C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो आपको 2200 के नीचे मिलेगी। अगर ईस्टर है, तो नेचुरली कार्बोनिल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड हो, तो 1730 से 1740 रेंज में मिलेगी। अगर C डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक में भी हो सकता है, तो लगभग 1710 के आसपास आपको बैंड मिलेगी या पीक मिलेगी। C डबल बॉन्ड हो और एमाइड है, तो 1640 से 1680। अब IR स्पेक्ट्रा में अपन सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं और कौन कौन से ग्रुप्स नहीं हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन, तो जैसा अभी आपको बताया था कि C बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड, चूंकि इनके अलग अलग वेव नंबर या फ्रिक्वेंसीज दिखती हैं, तो आप देख सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन है, sp2 है तो डबल बॉन्ड है, sp है तो ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह से अगर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप हाईली पोलर होता है और इसका जो एब्जॉर्शन है वो काफी ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है और बैंड भी स्ट्रांग देता है, शार्प देता है। तो अगर कार्बोनिल है, तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, एमाइड, ईस्टर एनहाइड्राइड, ये सब हो सकते हैं, एसिल हैलाइड भी हो सकता है। और अगर कार्बोनिल नहीं है, तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो ऊपर अभी नाम लिया, वो एब्सेंट रहेंगे। फिर और कुछ चीजें जो ध्यान में रखने लायक हैं कि अगर OH और NH है, तो NH होगा तो अमीन होगा या एमाइड होगा। OH है तो नेचुरली अल्कोहलिक OH होगा, फिनोल भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। इसी तरह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, अगर वो मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, इंटरनल होते हैं, तो ये नॉर्मली क्या होता है, कई बार उनके बैंड्स IR स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देते, मतलब स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड उनके अपन को स्पेक्ट्रम में नहीं दिखते हैं। C डबल बॉन्ड C एब्जॉर्प्शन, इससे आपको ये पता लगता है कि एल्कीन है कि एरोमेटिक है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स अगर है, उसकी बैंड आपको मिल रहा है उस रेंज में, तो एल्कीन भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है, वो है अगर NO और NO2 है, तो दोनों के डबलेट मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग डबलेट्स मिलते हैं, शार्प। कौन कौन सी रेंज में? 1515 से 1560 में आपको डबलेट दिखेगा, मतलब दो पीक दिखेंगे। और 1345 से 1385 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपको डबलेट दिखेंगे, दो स्ट्रॉन्ग डबलेट दिखेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि आयर स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन करते समय आपको स्केल को बड़े केयरफुली देखना चाहिए कि पर डिवीजन कितने सेंटीमीटर इनवर्स से कितने वेव नंबर को रीड कर रहा है। और बाकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, वो बहुत सारी टेबल्स दी हुई हैं, लिटरेचर अवेलेबल है, उनसे आप टैली कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बड़ा इफेक्ट होता है पीक में। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जो पीक्स होती हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं। तो आप देखेंगे जब स्पेक्ट्रा को, तो अगर कहीं से ब्रॉड पीक आपको दिख रही है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। परंतु अगर सोल्यूशन डाइल्यूट होता है, तो क्या होता है, जो स्पेक्ट्रा में जो पीक होती है या बैंड होता है, वो शार्प हो जाता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। तो अगर बहुत आपको ब्रॉड बैंड मिल रही है, राउंड शेप बैंड मिल रही है, इसका मतलब है कि
उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण भी हो सकती है और OH ग्रुप के कारण भी हो सकती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखिए क्या इफेक्ट है। ये एक स्पेक्ट्रा है इथाइल अल्कोहल का, इथेनॉल का। ऊपर का स्पेक्ट्रा आप देखेंगे वो अल्कोहल की वेपर्स का है और नीचे जो स्पेक्ट्रा है वो अल्कोहल लिक्विड का है। दोनों स्पेक्ट्रा ऑलमोस्ट सेम है। अंतर केवल इतना है कि जो ऊपर स्पेक्ट्रा है वो शार्प है और नीचे का जो स्पेक्ट्रा है उसमें नीचे आप देखिए 3000 से 4000 के बीच में 3500 के आसपास एकदम ब्रॉड बैंड है, राउंड शेप्ड। तो उसका कारण क्या है कि अगर लिक्विड होगा तो बाईं तरफ देखिए स्ट्रक्चर बने हैं इथाइल अल्कोहल के, किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो जहां कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसमें क्या होगा, जो बैंड है तो स्पेक्ट्रल बैंड कैसा हो जाएगा, वो राउंडेड हो जाएगा, वो ब्रॉड हो जाएगा। अब कुछ आईआर स्पेक्ट्रा अपन देखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। जैसे देखिए एक आईआर स्पेक्ट्रा है। अब इसमें आप देखिए 3000 के आसपास आपको कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग दिख रही है। कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग sp2 हिब्रिडाइज 3000 के बाद आपको दिख रही है। तो दो पीक तो आपको ये दिख रहे हैं और एक पीक आप देखें अगर तो बिल्कुल क्लियर है। ये पीक आपको लगभग 1600 के आसपास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग। अब इनकी वैल्यूज देखिए, 1650 पे C डबल बॉन्ड C, फिर कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग जिसमें कार्बन sp3 अवस्था में है 2900 पे और sp2CH 3100 पे। तो ये किसका स्पेक्ट्रा हो गया, ये हो गया एल्कीन का स्पेक्ट्रा, क्योंकि डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन है। इसी तरह से इस दूसरे एग्जांपल में देखिए, फिर से देखिए यहाँ पे आप 3000 के पहले CH स्ट्रेचिंग है, sp3 कार्बन है, फिर 3200 3300 के पास देखेंगे आप तो sp3CH स्ट्रेचिंग है, sp हिब्रिडाइज्ड है और क्योंकि sp हिब्रिडाइज बोला है मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगी होगी। और ये 2120 पे आपको देखिए शार्प बैंड दिख रही है। तो 2120 पे, 2800 पे और 2900 सेंटीमीटर इनवर्स पे, तो ये टर्मिनल एक एल्काइन हो गया। इसी तरह से यहाँ भी देखिए आप कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग है और ये एक बड़ी शार्प जो बैंड है आपको दिख रही है, पीक दिख रही है, वो 2260 पे दिख रही है और ये किसके कारण है, C ट्रिपल बॉन्ड N के कारण। तो ये नाइट्राइल हो गया। इस प्रकार चौथा एग्जांपल अपन देखें अगर तो कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग, ये भी आपको 3000 के थोड़ा पहले मिल रही है और यहाँ पे जो पीक मिली है शुरू में 3000 के बाद 33 3400 3500 पे, तो वहां पे आप देखिए काफी ब्रॉड है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अलावा 1100 के आसपास आप देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का एब्जॉर्शन शो हो रहा है। तो ये हो गया अल्कोहल का उदाहरण। 2900 के आसपास CH है, 3300 पे OH स्ट्रेचिंग है पर थोड़ा ब्रॉड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण और कार्बोनिल है 1100 पे सबसे राइट हैंड साइड में। इसी तरह से देखिए स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल। तो IR स्पेक्ट्रा आप देखिए इथेनॉल का, उसमें OH स्ट्रेचिंग है, ये 3300 के आसपास है। CH स्ट्रेचिंग है, ये 3000 के आसपास है। 1200 के आसपास देखिए OH बेंडिंग है, 1200 मतलब फिंगरप्रिंट रीजन में आ जाता है। इसी तरह से CC स्ट्रेच देखिए आप, ये भी करीबन 900 के आसपास है और CO स्ट्रेचिंग देखिए बड़ी शार्प बेंड आपको नीचे तक मिल रही है, वो है 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। और इसी प्रकार CH बेंडिंग हो रहा है 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। तो इस प्रकार ये स्पेक्ट्रा हो जाता है इथेनॉल का। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि 1500 से 600 तक या 1400 से 600 तक आपको जो बैंड्स मिलते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफ़ी संख्या में मिलते हैं, आसपास मिलते हैं, ओवरलैपिंग मिलते हैं, तो उसको फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। तो इस प्रकार आईआर स्पेक्ट्रा में कुछ जो फैक्ट्स होते हैं कि कौन सी बॉन्ड कहाँ पे एब्जॉर्शन शो करेगी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करेंगे, पीक शार्प कब कब हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो ब्रॉड हो जाता है, राउंडेड हो जाता है और
अगर शार्प पीक है तो इसका मतलब है कि जो फंक्शनल ग्रुप है जो एब्जॉर्ब कर रहा है आईआर रेडिएशन को, वो हाईली पोलर नेचर का है। तो ये जो सारी चीजें हैं अपन स्पेक्ट्रम को देख के बता सकते हैं। और आपको आईआर स्पेक्ट्रा ये भी बताता है कि आपके कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो इस प्रकार कुछ जो टेबल्स हैं, मतलब जो कहना चाहिए जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसीज की वेव नंबर में फंक्शनल ग्रुप के या बॉन्ड्स की, तो वो तो लगभग आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओएच ग्रुप, कार्बोनिल का, फिर अगर एरोमेटिक है तो कार्बन कार्बन का, कार्बन हाइड्रोजन का, अल्कोहल है तो, कीटोन है तो, एल्डिहाइड है मान लीजिए कार्बोनिल। तो इस प्रकार से ये जो कुछ, क्योंकि जो ये जो कॉमन पीक्स होती हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पर्टिकुलरली ये पाई जाती हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। और नहीं भी याद है अगर, तो आप प्रैक्टिस करेंगे जब आईआर स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन अगर आप मन से करते जाएंगे, तो फिर आपको उसमें थोड़ा सा एक्सपर्टाइज आपको आ जाएगा और आपको बनने लगेगा। और आप तुरंत देख के बता देंगे कि ये अगर स्पेक्ट्रल पीक अगर मान लीजिए यहाँ पे 3000 के आसपास है तो क्या होगा, 3400 के आसपास है तो कौन सा ग्रुप होगा, 1600-1700 में मिल रही है तो कार्बोनिल होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे आपको बनने लगेंगी। तो ये अपन ने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पार्ट 2 था, उसमें आज अपन ने एप्लीकेशंस डिस्कस किए। और ये एप्लीकेशंस जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पार्ट 1 है, और इसमें सिंपल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनके बारे में अपन ने, इनके आईआर बैंड्स के बारे में अपन ने बात की। अब दूसरा जो सेकंड लेक्चर होगा मेरा, इसका जो पार्ट 2 होगा, उसमें हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। जैसे आपको बताया था प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, और कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीसेकेराइड्स की। और उसमें उस कुछ और एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस जो बायोमेडिकल फील्ड के हैं, मेडिसिन के हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आईआर एप्लीकेशंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन, और उसको हमने नाम दिया है कि स्पेशल एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये भी नेक्स्ट वीडियो होगा, तो इसको आप मिस मत करिएगा। और आगे हम इसी तरह से वीडियो जो है वो अपलोड करते रहेंगे।